प्रच प्रच छते है। ओके, इतना मैम डिफरेंस। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है अभी। प्रच छते पता चल गया। अब एक्सक्यूज मी मैम, एक बार रिपीट कीजिएगा, आपने अभी जो एनटीएल बोला है। देखो एनटीएल मेरे समझाने के लिए, हाँ जी, एनटीएल समझाने के लिए, ठीक है मैम। एन फॉर नीति। सबसे पहले सुनिए, धोती बस्ती स्थितियां नेतिस त्राटक लौलिकी तथा कपाल भाती शतानी षटकर्माणी प्रच छते। अब लास्ट में भी कुछ चीज चेंज है, प्रच छते, छा से छतरी वाला, ठीक है ना। अब इसको शॉर्ट में धोती बस्ती तो वहां भी गहरन संहिता में भी है शुरू में, और यहाँ भी है, लेकिन इसके बाद एनटीएल, एन का मतलब होता है नेति, टी मने त्राटक जी, और एल मने लौलिकी, लौलिकी ब्रैकेट में लिखना, जिसको हम क्या कहते हैं, नौली। क्लियर? थैंक यू मैम। जी मैम। क्या आगे? देखो ये मेरी टेक्निक है समझाने की, आप किस तरीके से समझो वो आप कर सकते हैं। तो ये एनटीएल करके, यानी नेति आ रहा है इसमें हट प्रतिपिका में, एन फॉर नेति, टी फॉर त्राटक, एल फॉर लौलिकी, जिसको हम लौली कहते हैं। क्लियर? अब हट गहरन संहिता में क्या है, धोती बस्ती स्थितियां नेति लौलिकी एंड त्राटक। अब वहां लौलिकी पहले आता है, त्राटक बाद में पता आता है। क्लियर? नेति नेति तो वही एज इट इज दोनों में, चाहे आप हट प्रदीपिका की बात करें चाहे गहरन संहिता की बात करें, नेति तक तो तीनों एक सीक्वेंस पे, लेकिन हट प्रदीपिका में त्राटक पहले आ जाता है और गहरन संहिता में क्या पहले आ जाता है, लौलिकी पहले आ जाता है। नेति लौलिकी एंड त्राटक। क्लियर? क्लियर हो गया? जी मैम। है नी? तथा कपाल भाती शतानी षटकर्माणी। अब यहाँ लास्ट में क्या आता है, समाचारित, समाचारित हट प्रदीपिका में प्रच छते, अब यहाँ लास्ट में कहता है समाचारित। क्लियर? कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, एग्जाम में आ जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है षटकर्म के श्लोक में। ठीक है? क्लियर? समाचारी मतलब क्या होता है मैम? समाचारित का देखिए हिंदी में, संस्कृत थोड़ी क्या बहुत कमजोर है, तो इसको बस मैंने समझने के लिए किया, यानी कि ये इसलिए है कि ताकि मुझे सीक्वेंस पता चले। देखो जो चीज मेरी संस्कृत बहुत कमजोर है, अगर संस्कृत के जो श्लोक वगैरह याद कर लेते हैं तो उसमें हमें सीक्वेंस याद हो जाता है कि इसमें ये था और इसमें ये है, और जबरदस्ती में गलत बता दूं और उसका रिजल्ट गलत हो तो उससे अच्छा कि हाथ खड़े कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मैम अकॉर्डिंग टू एग्जाम हम सिर्फ इसके नाम याद रख ले या इनको वो इसके श्लोक याद रखने पड़ेंगे? देखो श्लोक में क्या होता है, एक बार तो आता नहीं, लेकिन एक बार अगर मुंह पे चढ़ जाए तो वो भूला नहीं जाता। जी मैम। बाकी आपके ऊपर है, जैसे मैंने एनटीएल करके याद कर रखा, एनटीएल या नहीं ये किसके हिसाब से, हट प्रदीपिका के हिसाब से। जी मैम। एन फॉर नेति, टी फॉर त्राटक, एल फॉर लौलिकी, जिसको हम लौली कहते हैं। क्लियर? मैडम गहरन संहिता में फर्स्ट कौन सा आता है? गहरन संहिता में देखिए धोती बस्ती नेति तक तो सब एक ही लाइन में है, धोती पहला, बस्ती दूसरा और नेति तीसरा, गहरन संहिता में ना। अब यहाँ क्या आता है, यहाँ लौलिकी पहले आता है, लौलिकी माने नौली, चौथे नंबर पे क्या आता है गहरन संहिता में, नौली, और पांचवें नंबर पे त्राटक, छठे नंबर पे कपाल भाती। क्लियर? हाँ क्लियर मैडम। और हट प्रदीपिका में क्या आता है, धोती बस्ती नेति त्राटक फिर लौलिकी, एनटीएल ना, तो नेति, टी फॉर त्राटक और अल्फा लौलिकी, जिसको हम कहते हैं नौली। क्लियर? क्लियर मैडम, थैंक यू मैडम। क्लियर हो गया ना? भले हम थोड़ा एक शब्द को समझने में टाइम लगे, लेकिन समझना है। क्लियर हो गया सबका? वेरी गुड, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो देखो पता है क्या था, श्लोक में सूत्र में जो हम करते हैं ना, तो सीक्वेंस में जैसे याद हो जाए तो भूला नहीं जाता, क्योंकि सूत्र होते हैं, जो श्लोक होते हैं ना, सूत्र कम शब्दों में कई चीजें, जिसे कहते हैं ना सूत्री कहेंगे हम, क्योंकि कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बताना। ओके, क्लियर हो? तो उन्होंने क्या कहा कि जो षट कर्मों के द्वारा हमारी शुद्धि होती है। अब हमें डिफरेंस भी पता चल गया, हट प्रदीपिका के हिसाब से भी और गहरन संहिता के हिसाब से भी ये भी पता चल गया कि षट कर्मों का वर्णन गहरन संहिता में पहले
पहले चैप्टर में बता रखा है और हट प्रदीपिका में दूसरा अंग या दूसरे चैप्टर में बता रखा है। क्लियर? कभी कभी मैं ज्यादा बोलती हूँ ना, मैं शब्द थोड़ा आगे पीछे कर लेती हूँ, तो फिर एकदम ध्यान आता है तो मुझे टोक भी दिया देना है। ओके, वैसे पकड़ तो रहती कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? थोड़ा आगे चले आगे। यस अब मैम। इंट्रोडक्शन ऑफ षटकर्म। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, किसमें किस अंग में आता है, किसमें किस अंग में आता है। शोधन मीन्स व्हाट और षटकर्म मीन्स व्हाट। शोधन का मतलब होता है क्लीन करना, प्योर करना, फिजिकल एंड मेंटल बॉडी को बीमारियों से, गंदगी से, ठीक है। और षटकर्म मतलब 6 कर्म जिसके द्वारा शरीर, बॉडी और मन शुद्ध होता है, प्योर होता है, ठीक है। क्लियर? अब इंट्रोडक्शन ऑफ षटकर्म। षटकर्म का जो में क्या होता है, षटकर्मों के द्वारा हम तालमेल बिठाते हैं ईड़ा और पिंगला नाड़ी में। अब ये ईड़ा पिंगला नाड़ी क्या है, वो दो ऐसे रास्ते हैं, दो ऐसे चैनल है जो प्राण का प्रवाह करते हैं, ठीक है। जब ईड़ा और पिंगला में बैलेंस होने लगता है, हार्मनी होने लगती है, तालमेल बैठने लगता है, तो हमारा जो फिजिकल, जो हमारा जिसको कह सकते हैं हमारा मेंटल और हमारा फिजिकल जो होता है, ये प्योर होने लगता है, इसमें बैलेंस आने लगता है। फिजिकल और मेंटल बॉडी में प्योरिटी आने लगती है, बैलेंस बनने लगता है। जैसे विज्ञान भी क्या कहता है कि हमारे शरीर, दिमाग के 2 पार्ट होते हैं, एक भागता है और एक शांत करता है। सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक की बात करते हैं ना, तो एक तो अग्रेशन की तरफ भागता है, एक काम डाउन करता है। तो आज के जो एज अ मॉडर्न लाइफ में हमने एक पार्ट को एक्टिवेट कर रखा है, दूसरे पार्ट को नहीं कर रखा है। लेकिन योग में हम क्या करते हैं, ईड़ा पिंगला को बताते हैं। अगर हमने षटकर्मों के द्वारा इन दोनों में बैलेंस कर दिया तो हमारा फिजिकल बॉडी तो रहेगा सही, साथ साथ मेंटल बॉडी भी बैलेंस रहेगा। क्लियर? इतना चले आगे। ओके, जब हमारा ये बैलेंस रहेगा तो फिर मैंने कहता है इसका रिजल्ट क्या मिलता है, हमारा जो मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी प्योर होता है, बैलेंस होता है। क्लियर? अब कहते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद और अकॉर्डिंग टू योग, क्या मेन जो होते हैं शरीर में जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ के कारण होते हैं। जब शरीर में वात पित्त कफ कम या ज्यादा हो जाता तो शरीर में विकृतियां, दोष, डिसऑर्डर और डिजीज पैदा होने लगता है। जब डिसऑर्डर होगा तो डिजीज पैदा होगा। तो इन षटकर्मों के द्वारा हम क्या करते हैं, वात का मतलब होता है विंड यानी कि वायु, पित्त माने बाइल, और कफ को जिसको म्यूकस कहते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। जब ये वात पित्त कफ शरीर एक्सेस जब बाहर निकालता है तो शरीर में त्रिदोष जो होता है साम्य अवस्था में आता है और शरीर क्या होता है, रोग मुक्त होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि इसीलिए जो प्राणायाम से पहले जो योग के जो हाई लेवल के जो हाई लेवल का जो योग करते हैं, ध्यान समाधि की तरफ जो जाते हैं, जो साधक है, उनको और प्राणायाम वालों के लिए सबसे पहले षटकर्म करना क्यों जरूरी है, क्योंकि षटकर्म के द्वारा जितने भी जो दोष होते हैं दूर होते हैं, शरीर रोग मुक्त होता है, शरीर में लघुता आती है, हल्कापन आता है। तो जिसके द्वारा जो साधक होते हैं अपने स्पिरिचुअल जो पाथ होता है, जो आध्यात्मिक जो रास्ते होते हैं, उस रास्ते में कोई भी हर्डल, कोई भी बाधाएं नहीं आती षटकर्मों की सिद्धि से। क्योंकि दोष सारे दूर हो गए, शरीर में लघुता आ गई, हल्कापन आ गया, शरीर दोष मुक्त होगा तो मन भी दोष मुक्त होगा। तो क्या होता है, जो स्पिरिचुअल पाथ होते हैं वहां पे कोई भी हर्डल नहीं आता। यह बहुत इजी वे में बताया, क्लियर इंट्रोडक्शन षटकर्म का, तो इसीलिए कहा कि जरूर करना चाहिए। तो मैम ठीक है, एक चीज है इसमें कि आसनों से पहले भी आप षटकर्म यूज कर सकते हैं। देखो कहीं आसनों से पहले बोला गया, कहीं आसन के बाद। जैसे मैंने क्या कहा, अगर हट प्रदीपिका की बात करें तो वहां पे पहले आसन है, लेकिन वहां उन्होंने कहा आहार होना चाहिए। आहार का वर्णन क्या है पहले अंग में, जैसे है नी, अगर आप कितनी भी अच्छी दवाई खाएं, अगर आपका आहार सही नहीं होगा तो क्या होगा, व्यक्ति सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, ठंड इस समय प्रकोप ज्यादा है, किसी को जुकाम खांसी, किसी तो अगर वो कफ सिरप या कुछ खांसी कफ को दूर करने की दवाई खा रहा है और साथ साथ वो ठंडा पानी पी रहा है, दही खा रहा है, एकदम हवा में जा रहा है बाल गीले करके, तो क्या वो सही रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो उन्होंने वहां आसन का तो वर्णन किया है पहले अंग में, लेकिन वहां पे आहार का वर्णन किया है हर प्रदीपिका में, ठीक है। और इसका वर्णन है सही में पहले ही अंग में उन्होंने किसका वर्णन किया है, शोधन का।
जब शरीर में शोधन होने लगता है तो शरीर में लघुता आती है, तब आसन धीरे धीरे सिद्ध होने लगता है। आसन भवे दृढ़तम, यानी आसन में दृढ़ता आती है। क्लियर? देखिए प्राणायाम आसन भी आप कैसे कर पाएंगे? अगर शरीर में स्थूलता रहेगी, भारीपन रहेगा, तो नहीं हो पाएगा। दोष रहेंगे, अगर दोष शरीर में रहेंगे तो क्या होगा? तकलीफ होगी। एक होना और इसको स्थिरता के साथ विदाउट एनी स्ट्रेस, फिजिकल और मेंटल बॉडी में कोई स्ट्रेस ना देते हुए लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए उन्होंने वहां पे अगर आसन का वर्णन किया तो उन्होंने आहार भी बोला है, ठीक है ना। तो इन्होंने और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि पहले आप शोधन करिए, फिर धीरे धीरे आप आसन की तरफ आइए। तब उन्होंने कहा है वहां पे 5वें अंग में घेरन संहिता में 5वें अंग में प्राणायाम का वर्णन है। आपका प्राणायाम का मतलब है पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक, कुंभक और रेचक। कुंभक कब लगेगा? जब जो शरीर है विकृति रहित रहेगा, दोष मुक्त रहेगा। कुंभक का मतलब क्या होता है? शांत चले चले वाते चले चित्तम निश्चल निश्चले भवेत्, यानी कि वायु के चलने से चित्त भी चंचल होगा, तो व्यक्ति होल्ड ही नहीं कर पाएगा जिसके शरीर में तरह तरह के दोष होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज तो इन्होंने कहा कि षटकर्म करना चाहिए अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता। आसन से पहले इन्होंने वर्णन किया, लेकिन हठ प्रदीपिका में उन्होंने कहा है कि पहले अगर आसन है तो वहां आहार का भी वर्णन है, और सेकंड दुश्मन का प्राणायाम से फिर पहले उन्होंने षटकर्म करेंगे हठ प्रदीपिका में भी। क्लियर? क्योंकि स्थूल वाले जिनको मेद ज्यादा है शरीर में तो वो नहीं कर सकते षटकर्म, इसलिए उनका वो प्राणायाम नहीं कर सकते उनका, इसलिए पहले प्राणायाम से पहले षटकर्म करिए। हठ योग हठ प्रदीपिका में भी प्राणायाम जो सेकंड चैप्टर में आता है, तो उन्होंने कहा प्राणायाम से पहले पहले आप षटकर्म करिए। तो श्रद्धा जी क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर है मैम। है ना। तो ये चीज अब इन्होंने कहा है कि कहा जाता है कि जो व्यक्ति का शरीर दोष मुक्त रहता है, जो व्यक्ति दोष मुक्त शरीर में रहता है, यानी कि वात पित्त कफ जिनके बैलेंस रहते हैं, तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। और जो पहले जो वेद बताते, उपनिषद बताते हैं कि जो पहले के जो रहे हैं, जिन्होंने शरीर को दोष मुक्त रखा है, वो 100 वर्षों तक रहे हैं। सिर्फ 100 वर्ष तक जिंदा ही नहीं रहे, बल्कि वो कैसे रहे? फ्री फ्रॉम डिजीज। वो शरीर से भी स्वस्थ थे और मन से भी स्वस्थ थे। तो ये हमारा वेद उपनिषद बताता है कि शरीर शुद्धि के कारण व्यक्ति सिर्फ मानसिक शुद्धि भी प्राप्त होती है और व्यक्ति 100 वर्षों तक हर तरह की बीमारी से मुक्त होकर जीवित रह सकता है। क्लियर? तो ये चीज बताते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहली बात षटकर्मों का, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, उसके बाद में डिटेलिंग में जाती हूँ। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि अब मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि किन किन कारणों से हमारे शरीर में गंदगी उत्पन्न होती है। कई कारण, दवाइयों का खाना, गलत भोजन खाना, और हमारा जो खाने का रूटीन चेंज होना, एक्सेस फूड लेना। जबकि कहते हैं ना कि हमारा स्टमक का 50% भोजन होना चाहिए, 25% वाटर होना चाहिए एंड 25% एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं? ओवर ईटिंग करते हैं। अगर खाना अच्छा तो ज्यादा खा लेते हैं, तो वो भी रोग पैदा करता है, उससे भी विकृतियां पैदा हो जाती है, मेद उत्पन्न होता है तरह, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है कि फास्ट फूड खाना कई तरह का होता है, जो जिसके कारण हमारे कई ऐसे हमारे आहार विहार है, गलत गलत आहार विहार, जो कि नहीं करने चाहिए, लेकिन मनुष्य करता है आज की मॉडर्न लाइफ में। और शरीर में वो जो विजातीय द्रव्य जिसे हम कहते हैं टॉक्सिन्स होते हैं, वो शरीर में आ जाते हैं। जैसे लेट नाइट खाना खाना, ठीक है। अब कहते हैं जो लेट नाइट खाना खाता है तो उसका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो क्यों? देखिए जैनीज लोग होते हैं सूरज ढलने से पहले खाना खा लेते हैं। तो कहते हैं कि हमारे सोलर फ्लेक्सेस जो होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो कनेक्ट होते हैं, उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे सूर्य से होता है, और सूर्य इन सोलर फ्लेक्सेस को एक्टिवेट करता है खाना को डाइजेस्ट करने में। तो इसलिए कहते हैं सूर्य ढलने से पहले जो व्यक्ति भोजन कर लेता है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसे नींद अच्छी आती है, सुबह जब वो जगता है तो उसका पेट आराम से साफ होता है। लेकिन जो हमारा जो लाइफ डिसऑर्डर हमने गलत कर दिया है, उस लेट नाइट खाना खा रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा खाना खा रहे हैं, 3 बार से ज्यादा, जो कहते हैं हमें 3 बार से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए पूरे दिन में, लेकिन एक्सेस खा रहे हैं, कोई रूटीन नहीं है, टेस्ट लग गया तो 4 बार भी खा ले, तो ये भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ मेन मुद्दा है कि टॉक्सिन्स तो कई कारण, लेकिन ये मेन मुद्दा है कि हम सफाई कैसे करें। अब उन्होंने कहा, इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो हठ योग में तो उन्होंने सिंपल, जैसे मैं बताया था, कोई डिवीजन नहीं है। धोती बस्ती नेति आपका त्राटक है, नौलियर कपालभाति है। हठ प्रदीपिका में कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन घेरन संहिता में
धोती को भी सब डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। धोती के डिवीजन करके उनका भी सब डिवीजन है, अब नेति का भी सब डिवीजन है, बस्ती का भी सब डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। नौली का भी दे रखा है, त्राटक का भी दे रखा है, कपालभाति का भी दे रखा है। यानी अगर मैं कहूँ सिंपल सी भाषा में, जो हमारे गहरन संहिता में सबको अलग 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 जगह स्थान मिल रखी है। ओके, अब मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन बताती हूँ। जैसे धोती में क्या होता है, धोती का मतलब क्या, हमारी स्टमक कहेंगे और हमारी एलिमेंट्री कैनाल की शुद्धि करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें शुद्धि करने से क्या होता है, इसमें जो धोती क्रिया के द्वारा जो हमारा ये होता है, तो इसमें हमारा 3 चीजें यूज होती है। धोती क्रिया में 3 चीजें यूज होती है, जो हमारे स्टमक की कह देंगे, या हम कहेंगे हमारी एलिमेंट्री कैनाल की शुद्धि करते हैं। वो हमारा कपड़ा भी है, वो हमारा पानी भी है, वो हमारा वस्त्र भी है। कपड़ा, कपड़ा, पानी और वायु, इन 3 के द्वारा हमारी जो धोती क्रिया यूज होती है। धोती क्रिया में ये 3 चीजें यूज होती है। ओके, यानी कि पानी, कपड़ा और वायु, जो हमारे पेट की और एलिमेंट्री कैनाल की शुद्धि करती है। क्लियर, इन्होंने बता रखा। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो हमारे पेट के जो डिसऑर्डर, मतलब पेट के जो कई ऐसी जो वो होती है, बीमारियां होती है, इस टेक्निक को अपना के वो बीमारियां दूर कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, इरेगुलर बाउल मूवमेंट सिंड्रोम हो गया, हम ये कहते हैं हाइपर एसिडिटी हो गया। ये जैसे इंट्रोडक्शन है, क्योंकि धोती के भी अलग अलग पार्ट मैंने बताया ना, धोती का भी डिवीजन होगा, ठीक है। उस तरह से बस्ती क्रिया को जैसे मॉडर्न उसको एनिमा कहता है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू षटकर्मा इसको हम क्या कहेंगे, यौगिक एनिमा। क्योंकि जो दूसरा एनिमा होता है, जो एज अ नॉर्मल उसमें लिया जाता है, उसमें हम कैथेटर की मदद से लेते हैं, ठीक है। एक उसमें एनिमा पॉट होता है, उसमें कैथेटर पाइप रबड़ के द्वारा जो पानी होता है एनएस के अंदर जाता है। लेकिन यौगिक एनिमा में क्या किया जाता है कि व्यक्ति जो होता है अपने हाथों से ही पानी को अंदर की तरफ खींचता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस होती है इसकी भी। तो इससे क्या होता है, जो बड़ी आंत और बड़ी आंत के आयनस और जो रेक्टम होता है, इससे संबंधित जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। ये चीजों ने बता रखा है। ओके, अब कहते हैं कि नेति क्रिया में क्या होता है कि जैसे हम कहेंगे जल नेति, हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से पानी को डाल के राइट नोस्ट्रिल से निकाला जाता है, और राइट नोस्ट्रिल से पानी डाल के लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकाला जाता है, ठीक है। ये तो हो गया जल नेति। और रबड़ जो सूत्र नेति होता है, उसमें जो धागा होता है, नासिका से डाल के धीरे धीरे मुख से बाहर निकाला जाता है। तो नेति का फायदा क्या होता है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो उन्होंने कहा इसका फायदा कहते हैं, इसको ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं। ये आंख के, नाक के और गले के सारे रोगों को दूर करने में कारगर करता है। जब हम जल नीति का प्रयोग करते हैं, गुनगुने पानी का, नमक का, तो जो हमारे साइनस जो होते हैं, जो हमारे नेजल पासेस होते हैं, साइनस होते हैं, उनकी शुद्धि करता है। जिसका फायदा क्या होता है, जिनको माइग्रेन है, सर में कई लोगों को आगे जो होता है ना, फ्रंटल जोन जो होता है, यहाँ सिर दर्द रहता है, ठीक है। इस सिर दर्द में फायदा होता है, माइग्रेन में फायदा होता है, इसका इन्होंने बता रखा है। और सूत्र को अगर हम जब यूज करते हैं, तो कहते हैं कई लोगों की एक टेंडेंसी होती है, मांस बढ़ जाता है, नाक का मांस बढ़ जाता है, या हड्डी बढ़ जाती है। अगर हम सूत्र नीति का इस्तेमाल करें, तो वो जो मांस का बढ़ना भी रुक जाता है धीरे धीरे, और हड्डी का बढ़ना भी रुक जाता है। तो ये नजले के लिए फायदेमंद होता है, सिर दर्द में फायदेमंद होता है, जिनको काफी समय तक पढ़ते पढ़ते आंखों से पानी निकलता है, वहां ये फायदा करता है, ठीक है। सर दर्द मतलब सर भारी होने के कारण जब पढ़ते हैं सर भारी जाता है, अगर हम ये करेंगे, जल नीति सूत्र नीति का प्रयोग करेंगे, तो जो कफ रिमूव होगा इस एरिया से, तो सर दर्द में भी, जो पढ़ते हुए सर जो भारीपन हो जाता है, आंखों में भारीपन होता है, वो भी दूर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलो। तो ये इसके फायदे हैं नेति के। इवन कहते हैं गले के जो दोष होते हैं, उनमें ये दूर करता है। ये जो कई कई लोगों को गले में कफ जमा रहता है, जब जल नीति सूत्र नीति सॉरी हाँ ये करते हैं, तो एकदम कफ बाहर आता है, तो कंठ के रोगों को भी दूर करता है। इसीलिए इसको ईएनटी स्पेशलिस्ट बोला गया है, ठीक है ना। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। अब आता है लौलिकी। लौलिकी का मतलब जैसे मैंने बताया था, नौली क्रिया। इसमें क्या होता है, जब हम नौली करते हैं, तो इसमें जो एब्डोमिनल जो वो बता रखा है इन्होंने, जो एब्डोमिनल जो ऑर्गन होती है, उसकी मसाज होती है,
जब नौली क्रिया करते हैं तो एब्डोमिनल ऑर्गन की जो मसाज होती है, जो मसाज होने से क्या होते हैं, वहां पे जो उन ऑर्गन को ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, ताकि वो अपना कार्य सही ढंग से कर सके। जब सही ढंग से काम होगा तो क्या होगा, कहाँ फायदा होगा, जिनको भूख कम लगती है, जिनको इंडाइजेशन रहता है, जिनके इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं, कहते हैं ना कि जब कई लोगों को छोटे छोटे इंटेस्टाइनल वॉर्म हो जाते हैं, तो उसमें ये फायदा करते हैं नौली क्रिया में। और कहते हैं कि नौली क्रिया के द्वारा भूख अच्छी लगने लग जाती है, और कहा जाता है कि जो ये क्रिया करता है तो जैसे डायबिटिक जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। तो ये इसका इतना फायदा उन्होंने बता रखा है। ओके, अब आता है त्राटक का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना। इसमें क्या होता है, जैसे कभी कभी ये क्या हेल्प करता है कि जो अनकंट्रोल जो नर्वस एक्टिविटी होता है, उसको ये कंट्रोल करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कई लोगों की आंखें अचानक, कोई लेफ्ट आंख फटक रही है या राइट आंख फटक रही है, या अचानक हाथ चलने लग जाते हैं, पैर का मूवमेंट होने लगता है, तो उसको त्राटक करने से ये जो नर्वस डिसऑर्डर को कंट्रोल करता है, यानी कि कंट्रोल करता है किसको, नर्वस एक्टिव अनकंट्रोल जो होता है ना नर्वस एक्टिविटी को, तो इसमें फायदा करता है। और साथ साथ कहते हैं ये दृष्टि दोष को भी दूर करता है, किसी भी तरह की दृष्टि दोष होगा तो त्राटक के द्वारा दूर करता है। और त्राटक के द्वारा कहा जाता है कि जो अभ्यास में करता है, तो जो चश्मा की जो पहनते हैं व्यक्ति, तो उनका चश्मा भी उतर जाता है। तो ये इन्होंने बता रखे त्राटक की ये बेनिफिट बता रखे हैं। अब आता है कपाल भाती। कपाल का मतलब होता है सर, भाती माने शुद्धि। ये एक तरह से फेफड़ों की हम कह सकते हैं एक्सरसाइज है, क्योंकि कपाल भाती में हम पूरा प्रेशर रेचक में डालते हैं। जब हम रेचक करते हैं तो हमारा पेट पीछे की तरफ जाता है, डायफ्राम ऊपर जाता है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ठीक है, तो जैसे छींक है, छींक एक तरह से कपाल भाती है। अक्सर देखते हो जैसे एकदम छींक आती है, आप देखते हो पेट पीछे की तरफ जाता है, अगर नाक में कफ है, मुंह पे कफ एकदम से बाहर आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कपाल भाती लंग्स की एक तरह से एक्सरसाइज है। तो कहते हैं जो कपाल भाती का अभ्यास करता है तो इसके बेनिफिट क्या है, कहते हैं जिनकी मेमोरी वीक हो जाती है तो उसके लिए फायदेमंद है। और कहा गया है कि अमेरिका यूनिवर्सिटी ने रिसर्च कर रखा है, अपने रिसर्च वर्क में बता रखा है कि कपालभाति के अभ्यास के द्वारा जिनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, उनकी याददाश्त भी स्ट्रांग हो जाती है। तो कपालभाति का तो ये फायदा इन्होंने बता रखा। और वो तो है कि लंग्स की क्या होती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब आपका जब लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, जब आप इनहेल करेंगे, कपालभाति की, अब मैं कपालभाति से हट के बता रही हूँ, जब आप नॉर्मल इनहेल करेंगे तो क्या होगा, पेट फूलेगा, डायफ्राम नीचे जाएगा, लंग्स फैलेगा। तो लंग्स के फैलने से क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एयर के द्वारा परसेंटेज ऑक्सीजन अंदर जाएगी। जब आप रेचक करेंगे तो पेट पीछे जाएगा, डायफ्राम ऊपर जाएगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, परसेंटेज ऑफ एयर बाहर जाते के परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कपालभाति का अभ्यास करते हैं, लंग्स की जो होती है एक्सरसाइज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ये चीज उन्होंने बता रखी। ये तो थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन बताया है कि षट कर्मों के द्वारा कहाँ कहाँ किस ऑर्गन में प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलूं, अब मैं धोती को एक्सप्लेन करूं। यहाँ तक समझ आया? बेस अभी तो मैंने थोड़ा बेस बताया था, षटकर्म का बेस यानी ये शुद्धि क्रिया जिनके द्वारा शरीर के अंदर जो भी दोष है वो बाहर जाते हैं। अभी तक कोई इस यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो बता दीजिए। मैम मुझे ये पूछना था, जो ईड़ा और पिंगला है, तो ईड़ा नाड़ी मतलब राइट नॉस्ट्रल होता है और पीड़ा देखिए लेफ्ट फिर नॉस्ट्रल। आपने बहुत अच्छा पूछा है। देखो, एक आरएसएस के नाम से याद, आरएसएस वाला आरएसएस नहीं, आर मने राइट, एस मने राइट, सूर्य, राइट साइड सूर्य, राइट हाँ, साइड आरएसएस, सूर्य, राइट साइड सूर्य। अच्छा सूर्य क्या सूर्य, करता है, हर चीज को जमाता है कि गलाता है? गलाता है। हाँ, तो पिंगला का मतलब पिघल गया। अच्छा ठीक ठीक, कौन अच्छा सा? पिंगला हाँ तो मतलब लेफ्ट, हाँ। पर एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए, तो आर एस एस ये मेरा राइट है, आर एस एस राइट, राइट साइड सूर्य। तो सूर्य क्या सूर्य, करेगा, अच्छा, सूर्य मतलब गलाएगा ना, पिघलाएगा, गलाएगा, हाँ जी, पिघलाएगा, पिघलाएगा, वो पिंगला जी, है, वो पिंगला अच्छा, है। इसको से याद अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, पिंगला, पिंगला पिंग, राइट है। एग्जैक्टली, बस अच्छा उसका ठीक, अपोजिट एक को याद रखो, लेफ्ट दूसरा है, याद हो जाएगा। हाँ जी हाँ, ठीक है, यानी बस मैम सूर्य ये, थैंक यू मैम। पिघलाता है ना,
हाँ जी मैम। सूर्य क्या करेगा, हर चीज को पिघला देगा। देखो गर्मी में पिघलाता कहा जाता है ना, विज्ञान में अगर आपने 10th 12th में पढ़ा होगा कि ट्रेन की पटरियों के बीच में भी जगह छोड़ी जाती है, तो वो लोहे यस को मैम। पिघला सकता है, तो कफ को तो पिघला सकता है अच्छा ना। अच्छा। तो हाँ जी मैम, हाँ जी। इस हिसाब से देखो, मेरा अपना तरीका है याद करने का, अगर आपको ये तरीका सही लगा तो ठीक है, नहीं तो अपने तरीके से कर लीजिए। तो सूर्य यस मैम। पिघालता है, पिघलाता है, तो वो पिंगला होगी। पिंगला तो हो राइट गया। साइड क्या होगी, पिंगला। और पिघला। लेफ्ट साइड, पिंगला। बस एक याद रखना, ईड़ा। एक याद ईड़ा, रखोगे हाँ तो जी। सपना भी याद आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो राइट साइड ईड़ा कौन सी हुई, पिंगला। राइट पिंगला। साइड, तो बस उसका पिंगला। अपोजिट, बस ईड़ा। एक को याद ओके। रखोगे तो सपना याद हो जाएगा। क्लियर, यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। कोई इजी नहीं, रहा ये। बस ऐसे ही याद है। तो सूर्य क्या होता है, गर्माहट देता है यस। है तो वो नहीं। हमें विंटर्स में करना चाहिए ना, मतलब वो अगर स्टार्टिंग वहां से Exactly. करनी चाहिए। हाँ, तो राइट साइड से लीजिए और लेफ्ट से रीचेक करिए। ओके, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, राइट, अब ये थोड़ा टॉपिक से हट रहा है, जब आपने पूछा इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ सबके लिए। तो राइट, हम क्या करते हैं सर्दियों में, सूर्य भेदी, भस्त्रिका, इस टाइप के प्राणायाम तो करते हैं जो शरीर में गर्मी देते हैं, लेकिन इनटेक ऑफ वाटर प्रॉपर यस। नहीं लेते। तो उससे अच्छा। क्या होगा, हाँ शरीर में जी। गर्मी बढ़ने से शरीर में पानी की कमी होगी। होगी कि नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, शरीर को कोई ऐसा होगी। ऑर्गन है, ऐसा अंग है जहाँ पानी नहीं है, कोई भी नहीं है, हर जगह पानी है ना। नहीं नहीं। तो शरीर में क्या यस होगा, मैम। पानी की कमी होने लगेगी, तो ब्लड गाढ़ा होने लगेगा, कब्ज होने लगेगी। ओके, तो इसीलिए सर्दियों में अगर आप, जिनको ठंड ज्यादा लगती है, सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं या भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो साथ साथ क्या करना चाहिए, उनको इनटेक ऑफ वाटर भी प्रॉपर लेना लेना। चाहिए। अच्छा। ओके, समझ रहे हो चाहिए। ना, ये भी ध्यान यस रखिएगा। मैम, यस मैम। क्योंकि गर्मी वाले जो प्राणायाम करते हो, शरीर में गर्मी देगा, तो गर्मी देने से क्या होगा, शरीर में पानी की कमी। कमी होगी। लेकिन लोग सर्दी में हम्म। पानी नहीं पीते ना, डर के मारे। तो इसलिए पिया ही पानी नहीं भी, जाता है मैम। नहीं नहीं नहीं, आप हाँ। पीना स्टार्ट करिए, सूर्य तप्त जल को पीना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, पानी पिया जाएगा। इसलिए जब पानी आप पर्याप्त पिएंगे, एक साथ खूब सारा नहीं पीना, हर आधे घंटे में 50 ml पी लीजिए, हर आधे घंटे में गुनगुना पानी पी लीजिए। आप देखेंगे यूरिन खुल के आएगी, स्टूल अगर मॉर्निंग और इवनिंग, पेट एकदम अच्छे ढंग से साफ होगा। जो पानी मैम नहीं अगर पी, प्यास लग भी नहीं रही हो फिर भी पी ले, मतलब क्लींजिंग धीरे, करने के लिए, है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, गुनगुना, सर्दी में गुनगुना पानी, सूर्य तप्त जल पिएंगे, तो हर आधे घंटे में 50 ml 30 ml, तो आप देखेंगे टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। हाँ जी मैम, तो ये मॉर्निंग में कहते हैं कि सॉल्ट वाटर पीना चाहिए, गुनगुना पानी नमकीन डाल के, मतलब नमक वाला, चीज़ तो वो रोज, हमेशा पी सकते हैं कि देखिए मतलब सबका अपना वीक में अपना एक है। बार। नहीं, जिनका ब्लड प्रेशर हम्म। हाई है वो कैसे नमक का पानी पी सकता है। सिंपल आप पानी पी लीजिए गुनगुना, सुबह उठ के, सुबह उठ के आराम से, हम्म। मतलब गुनगुना पानी पीजिए, 1-2 गिलास, जितना आप, मतलब आराम से कम 3 to 400 ml अपने हिसाब से। बस एकदम से शुरू में, एकदम अगर आप कम पीते हो तो एकदम से क्वांटिटी बढ़ाइए मत, कम से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे 100, मतलब 150 ml से स्टार्ट करते करते एक 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या 1 महीने बाद 300 ml तक आइए, ml का मैंने, ठीक है ना। तो आप देखेंगे पेट एकदम खुल के साफ होता है, और पानी पी के वॉक करिए। हाँ जी। हाँ मैम जी एक क्वेश्चन इसमें मैं- है कि मैंने पहली बार सुना है सुबह सुबह नमक पानी पीना। मैंने देखिए सबका अपना अपना होता है, तो इसलिए मैंने कहा जिनका बीपी हाई है तो। नहीं, बट मैम आई वांट टू आस्क दीपाली कि आपने कहाँ से सुना कि नमक पानी कोई सुबह चीज सुबह है ना, पीना है? तो जो नमक, वो नमकीन पानी होता है, वो हमारी बॉडी को क्लींस करता है, मतलब जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है देखिए तो अब वो ना पता क्या था, नमक वाला मैं पानी सुनिए पी। हाँ सुनिए जी। सुनिए, अब वो हाँ मुद्दा यहाँ आ जी। रहा है, वो कब करना चाहिए, डेली नहीं करना चाहिए। इसलिए हाँ मैंने आपकी जी। बात हाँ। मैंने कहा मैं यहाँ लेके आती हूँ, गुनगुना पानी तो पी सकते हैं, हाँ जी। लेकिन अब मैं यहाँ आ रही हूँ। तो यहाँ तक जितना मैंने अभी कराया था, जो आपकी क्वेरीज थी वो क्लियर होगी। अब आगे आऊं, यस। यस अभी मैम, एक यस मैम। हाँ जी, क्योंकि नमक का पानी, जो षटकर्म होता है ना, वो वारी, धोती के अंतर्गत एक वारी सार धोती होती है। वारी का मतलब होता है जल, जैसे मैंने कहा धोती में हम जल के द्वारा, वायु के द्वारा और कपड़े के द्वारा पेट की और हमारे एलिमेंट्री कैनाल की शुद्धि करते हैं। यस तो मैम। हमारा वारी सार में जो होता है, वो नमक का पानी पिया जाता है, वो भी रोज रोज नहीं, उसमें भी लघु भी होता है, दीर्घ भी होता है, यानी 6 महीने में एक बार करो, हाँ जी। हाँ। तो तब रोज रोज का नहीं होने वाला है, ठीक है ना। रोज तो नहीं मैम, लेकिन वीकली तो कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने एक बार कराया था किसी को, तो उनसे काफी आराम मिला उसे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती थी उनको,
तो मैंने उनको कराया कि नमक वाला पानी, मतलब वो भी ऐसा वाला नमक जो लगे ना गले में, मतलब नॉर्मल पानी नमक का, तो उनको देखिए, काफी रिलैक्स मिला। उसके बाद और ट्विस्टिंग हाँ, पोज तो कर पता ना लिया जिनका फिर। हाई ब्लड, देखिए अभी हम उसी मुद्दे पे आएंगे ना, जब मैं धोती के अंतर्गत वारिसार में जाऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी टर्म एंड कंडीशन होती है, ठीक है ना। यस मैम, हाँ तो जी हाँ जी हाँ जी। अब आ जाओ, मैं अब देखिए मैंने क्या कहा था मैं कि हठ प्रदीपिका में तो मैम सिंपल है। हाँ जी, हाँ एक जी, हाँ क्वेश्चन जी। है मैम, नौली क्रिया एक बार फिर क्लियर कीजिए मैम, नौली क्रिया। देखिए अभी तो मैं नौली का मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं बताती हूँ कि जो हम नौली क्रिया कहते हैं, जिसको लौलिकी से उच्चारण यहाँ किया हुआ है, तो नौली क्रिया में जो हमारे एब्डोमिनल जो ऑर्गन होते हैं, उसकी वो मसाज करता है नौली क्रिया के द्वारा, जिससे क्या होता है, जो पेट की जो हमारे हम ये कहते हैं ना एब्डोमिनल जो ऑर्गन होते हैं, उनको ताकत मिलती है। तो उसके उससे क्या होता है, जो लॉस ऑफ जिनको भूख नहीं लगती है, जिनका इंडाइजेशन है, या जिनको कहते हैं कि पेट में नीचे आंतों में जो कीड़े हो जाते हैं, तो वो दोष दूर करती है। और कहते हैं नौली क्रिया जो करता है, उसका छोटी आंत में जो खाना होता है वो भी डाइजेस्ट सरलता से हो जाता हो है, जाता। क्योंकि छोटी आंत में खाना डाइजेस्ट होता है, बड़ी आंत में तो बाहर निकलता है। तो कहते हैं छोटी हम्म। आंत में भी जो खाना होता है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। नौली क्रिया ऐसी क्रिया है। अभी तो जो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन में बताया, अभी इसमें डिटेलिंग में गई नहीं, जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन, टेस्ट देना, आपको इसके एडवांटेज बताने। हाँ जी, वो बाद में बताएंगे। हाँ, वो अभी डिटेल तो नहीं गई ना, मैं जस्ट अभी स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है नहीं। तो अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मैम। नो है मैम। नहीं। तो आगे चले। अब देखिए, जिस मैंने कहा था कि हट प्रदीपिका में सिंपल है, वहाँ कोई डिवीजन नहीं, धोती है, बस्ती है, नेति है, त्राटक है, लौलिकी है, कपाल भाती है। अब घेरन संहिता में धोती के भी धोती कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की धोती है। देखिए अभी समझ लीजिए, अगर मोटा मोटा नोट करना है मोटा मोटा नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं बाद में क्लास के बाद इस ग्रुप में वो डाल दूंगी, इसका पूरा डिवीजन करके, ठीक है ना। तो धोती के भी 4 प्रकार है। सबसे पहले अंतर धोती आता है, फिर आपका आता दंत धोती आता है, फिर आता आपका हृदय धोती आता है, और चौथा कौन सा आता है? मूल शोधन। यानी धोती को भी कितने भागों में बांटा इन्होंने घेरन संहिता में? 4 भागों में। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अब अंतर धोती भी 4 भागों में बटी हुई है। अंतर धोती भी कितने भागों में बटी हुई है आपकी? 4 भागों में बटी हुई है, ठीक है ना। अब आपका वातसार, वारिसार, बहिस्रार और बहिष्कृत। वातसार, वारिसार, बहिस्रार और बहिष्कृत, ठीक है। क्लियर? आपने बहिष्कार और बहिष्कृत का, या अग्नि बहिष्कार बहिस्रार, अग्नि? बहिस्रार, बहिस्रार, स्रार, स्रार, बहिस्रार, स्रार, जिसे अग्निसार कहते हैं। हाँ हाँ। बहिस्रार को अग्निसार कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया? तो क्लियर। अब हाँ आता जी। हमारा दंत धोती। दंत धोती 5 होती है। 5 की होती है। इसमें सबसे पहले कपाल रंध्र है, दंत चलो दंत मूल हो गया, कपाल रंध्र हो गया, जीवा मूल हो गया, और कर्ण रंध्र। कर्ण रंध्र इन्होंने दोनों अलग अलग कान को बोला है, इसलिए कितनी होगी ये? 5। समझ आ रहा है? कान उन्होंने दोनों अलग अलग काउंट किए, इसलिए 5 हो रही है, अदरवाइज हम 4 कह सकते हैं, लेकिन 5 हो रही है। क्यों? दंतमूल, जीवामूल, ठीक है ना, कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र। ये सीक्वेंस में है मैम की, इसकी सीक्वेंस नहीं, सबसे अभी पहले मैंने कपाल? ये अभी सीक्वेंस में नहीं है। अभी मैंने क्या था, मेरा जो मेन मुद्दा था, मेरा मेन मुद्दा था आपका कौन सा? अंतर्धोती का था। क्लियर? तो इसलिए मैंने कहा इसे मोटा मोटा नोट करो, मैं जब स्टेप बाय स्टेप चलूंगी तो क्लियर करती हुई जाऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि शुरू में सब जब ये करते हैं ना, तो टेंस हो जाता है, ये रिदम तो नहीं गड़बड़ हो गया, ये रिदम तो नहीं गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए उस तरह से हमारे अगर हृदय धोती की बात करें, तो हृदय धोती हमारा क्या आता है? धोती तो है, इसमें वसन कहते हैं, धोती यानी वसन। वसन यानी चीर भी कहा जाता है। तो वसन हो गया आपका, उसमें आपका वमन होता है, तो वमन में कुंजल और व्याघ्र क्रिया है, ठीक है ना, और दंड है।
अब मूल शोधन तो सिंगल ही है। तो सबसे पहले मैं आती हूँ आपकी अंतर्धोती में। तो अंतर्धोती में आज मैं वात सार के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं किसके बारे बता रही हूँ, मैं सिर्फ वात सार के बारे में बता रही हूँ। आ जाऊं? जी मैम। यस मैम। पता है क्या होता है, शुरू क्योंकि इसका टेबल काफी लंबा है, अगर मैं शुरू में पढ़ाने को तो मैं पढ़ा देती, लेकिन क्या होता है फिर कंफ्यूज होता है, एक स्ट्रेस हो जाता है कि ये सीक्वेंस है कि नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना वो ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहले वात, वात अंतर्धोती के अंतर्गत सबसे पहले मैंने क्या बोला, वात सार धोती। वात का मतलब होता है वायु, सार माने तत्व, और धोती माने सफाई करना, यानी कि वायु तत्व के द्वारा शुद्धि करना। क्लियर, इतनी बात समझ आई? इसमें क्या किया जाता है, जैसे मैंने पहले बोला, धोती के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पेट की और एलिमेंट्री कैनाल की सफाई की जाती है। ओके, तो नहीं, वायु तत्व के द्वारा सफाई करना। सबसे पहले इसमें कहते हैं जो ध्यानात्मक आसन है आपका, पद्मासन, अर्थ पद्मासन, सॉरी पद्मासन हो गया आपका, या क्या करना है इसमें, स्वस्तिक आसन हो गया, ये आपका कौन कौन सा आसन करना है, सिद्धासन हो गया। इन आसन में बैठना है और घुट और हथेली को घुटने के ऊपर रखना है और घुटने जमीन से टच होने चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना, वात सार धोती हमेशा बैठ के ही की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि जो आप हवा को इंटेक कर रहे हैं, जैसा का पानी, वो आपकी पेट में ही लॉक रहे, नीचे ना जाए, पेट से नीचे ना जाए, और फिर मुख मार्ग से ही बाहर आ जाए। देखिए, जो खाना पेट से डाइजेस्ट होके आंतों में चला जाता है तो स्टूल से ही बाहर आता है, जो पेट में ही रहता है वो कुंजल के द्वारा, दंड के द्वारा, वमन के द्वारा हम बाहर लेके आ सकते हैं ना। तो इसलिए कहा इस जो वात सार धोती है बैठ के की जाती है, खड़े होके नहीं की जाती। लॉजिक, जो हम पानी की तरह हम वायु को इंटेक करते हैं वो मुख से ही बाहर आना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम पद्मासन में बैठ गए, सिद्धासन में बैठ गए, ठीक है। अब घुटने में हाथ होना चाहिए और कोहनियां सीधी होनी चाहिए। अब चोंच बनानी है, जैसे कौवे की तरह, पहले अपने पूरी सांस बाहर निकालती, फिर कौवे की तरह चोंच बनाते हुए ना, जैसे पानी को इंटेक करते हैं वैसे हवा को इंटेक करना, और कहाँ ले जाना है, पेट पे ले जाना है। जैसे आप पानी पीते हो तो सांस प्रश्वास भी चलता है, तो पानी आपका पेट में जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, आपका हवा लंग्स में जा रही है। तो इसमें क्या होता है, सांस प्रश्वास तो करते रहिए, लेकिन हवा को पेट में जैसा पानी भरे वैसे करा, ठीक है। अभी समझना है, कर मत लेना, सबसे बड़ी बात। फिर क्या कहते हैं, जब आपने पानी की तरह आपने हवा को पेट में भर लिया, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, उसके बाद क्या करना है, आपने पेट को अग्निसार की तरह आगे पीछे करना है। पेट आगे पीछे कर सकते हैं, दिख रहा नहीं दिख रहा, देखिए अगर मैं खड़े होकर बताती हूँ, ऐसे मूव करना है और फिर डकार मार के उसे बाहर निकाल देना है। तो इसका फायदा क्या होता है, जब हम हवा को इंटेक करते तो हवा के साथ साथ क्या जाता है हमारे पेट में, ऑक्सीजन भी जाता है। और ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जैसे अग्नि को बढ़ाना, ठीक है। तो क्या होता है, इससे डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रॉपर बनते हैं। उसी समय नहीं बनेंगे, आप सोचो उसी समय बनेंगे, धीरे धीरे वो हमारा जो ऑर्गन होता है एक्टिवेट होता है, फिर समय पे भूख लगेगी। और जब हम डकार मारते, जो विशुद्ध वायु होती है, जो वायु होते गलत तरीके, जो हम कहते हैं इम्प्योर जो वायु होती है, डकार के रूप में बाहर आ जाती है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। फिर हमने कहा जब हम अग्निसार क्रिया करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को इंक्रीज करता है। क्लियर? तो इसके अब हम पेट जब आगे पीछे करते हैं, अग्निसार क्या बता रहा है, ये शरीर में गर्मी बढ़ती है। तो क्या होता है, शरीर में जठराग्नि प्रदीप्त करती है, शरीर की गर्मी को बढ़ाती है, पाचन अच्छा करती है, और जितने भी जो दोष होते हैं पेट में, उन दोष को दूर करने में ये कार्य करती है। डाइजेस्टिव जूसेस के लिए फायदेमंद होता है, सिक्रेट करने के लिए, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ तक समझ आई। यहाँ कुंभा कुंभा, जैसे हम पानी पीते हैं तो श्वास प्रश्वास तो चलता रहता है, इसमें तो यहाँ होल्ड करने की जरूरत नहीं, बस हवा को थोड़ी देर रोकना है। श्वास प्रश्वास सामने रखिए, फिर पेट आगे पीछे करिए, श्वास प्रश्वास अपना लेते रहिए, सामान्य रखिए, फिर डकार मार के सारा उसे निकाल दीजिए। तो ये इन्होंने इसके बता रखे, अर्थात ये कहते हैं कि इस क्रिया से क्या होता है,
कि जिनको भूख नहीं लगती, अगर खाने से आधा घंटा पहले कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको भूख अच्छी लगने लग जाती है, जो दोष होते हैं दूर हो जाती है। तो ये इसके फायदे बता रहे हैं कि डाइजेशन संबंधी रोगों को दूर करने में ये फायदा करती है। जब समय पे भूख लगेगी, खाना खाया, पाचन अच्छा होगा, तो पाचन अच्छा होने से क्या होता है, मल त्याग की प्रोसेस भी सही होगी। सही है, इतनी बात समझ आई? मैम लेकिन ये जो आपने चोंच वाला बताया, ये शीतली और शीतकारी प्राणायाम की तरह ही है ना, थोड़ा सा, कि पूरा ऑक्सीजन अंदर लेना मतलब। लेकिन उसमें क्या आता है, हम उसमें तो होल्ड कर रहे हैं ना, इसमें हम श्वास प्रश्वास जैसे आप पानी पीते हो तो श्वास प्रश्वास तो चलती है ना। हाँ जी, हाँ हाँ। तो मैम अगर हम पूरी ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं तो फिर वो अग्नि हो रही है कि वो तो ठंडापन अंदर जा रहा है ना, तो वो अग्नि कहलाएगी नहीं, मतलब एरिया कम, प्रेशर ज्यादा। ज्यादा, तो प्रेशर के साथ हवा आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, तो उसे है ना? अग्नि कहलाएगी। देखो कहते ना, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। एक कील के ऊपर आप खड़े नहीं हो सकते, लेकिन किलो वाले बेंच के ऊपर आप आराम से लेट सकते हो, है ना? तो वो हाँ ज्यादा जी। ज्यादा हवा कहाँ जा रही? पेट में जा रही है। ओके मैम। तो आप जिनको भूख नहीं लगती, अगर खाने से आधे घंटे पहले करें तो क्या होगा, उसके भूख जूसेस अच्छी लगेगी। लगेंगे, टॉक्सिन्स तो बाहर गई डकार के रूप में, जो दूषित यस वायु मैम। होती है तो गई। हाँ तो जी। उससे क्या हो गया, तो वायु दोष तो दूर हुआ ना, जूसेस बने, यस मैम। आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, जब खाना खाया तो खाना भी पचेगा, जब खाना पचेगा मल त्याग भी सही तरीके से होगा। इसे कहते हैं खाने से ओके आधे घंटे पहले करना चाहिए। तो जिनको लॉस ऑफ एपेटाइट है या जिनको इंडाइजेशन, उनके लिए फायदा करती है। ओके ठीक है, तो ये ओके मैम, थैंक यू मैम। उन्होंने ये चीज बता रखा। कब करना चाहिए? खाने से हमेशा आधा पौन घंटा पहले। पहले करना चाहिए, खाने के बाद कभी हम्म, नहीं करना है, ये तो खाना ही हाँ बाहर आ जी। जाएगा। कोई भी क्रिया योग की जो होती है खाने के बाद नहीं की जाती, खाने से नहीं करी जाती, आधा पौना पहले करी घंटा, जाती। हमेशा ध्यान रखना। जैसे आप है नहीं, तो ये चीज उन्होंने बता रखा है, तो ये इसके फायदे होते हैं। तो कहते हैं इसका क्या, ये क्या करता है, बस क्या ये कहते हैं जितने शरीर के जो रोग होते हैं दूर करने में फायदा करती है। जब शरीर कहते हैं कि जो भी जो रोग होता है पेट से ही होता है। रोग कहाँ से होता है? पेट से होता है। जब पेट की जो शुद्धि होगी तो क्या होगा, जब पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर ढंग से काम करेगा तो कभी कोई विकार होगा ही नहीं, ना ब्लड रक्त संबंधित विकार होगा, ना त्वचा संबंधित विकार होगा। तो इस विकार को दूर करने में ये मदद करती है। ठीक है ना, तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो क्लियर? मैम यस मैम। ये चीज उन्होंने बता रखी है, लेकिन करना आराम आराम से। और कहते हैं कि जो व्यक्ति खुदा ना खास्ता कोई व्यक्ति पानी में डूब गया, तैरना नहीं आता, लेकिन अगर वो ये कर सकता है बात साफ, तो अगर पेट में हवा को भर देगा तो वो डूब नहीं पाएगा। जैसे रबर ट्यूब में हवा होती है, तो अगर आप उसको पकड़ के पानी में उतरोगे तो आप डूबोगे नहीं। तो लेकिन ये उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस व्यक्ति को, इस चीज की प्रैक्टिस नहीं होगी तो खतरा है। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, आराम आराम से इनटेक ऑफ पानी लेना चाहिए। तो आप सोचो कि शुरू में ही आपने ठीक है, तो शुरू प्रैक्टिस करते करते पहले 3 बार लिया, फिर 5 बार लिया, फिर 10 बार लिया, और धीरे धीरे आपने 15-20 बार जैसे इनटेक किया, उसे थोड़ा रोक के रखिए, पेट आगे पीछे करिए, डकार मार के निकाल दे। तो आप खुद देखेंगे जितने भी डाइजेस्टिव जो संबंधित जो भी रोग होगा वो दूर हो जाता है। देखिए इसमें पता क्या बता रखा है, क्योंकि इसमें अग्निसार भी करना है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये मेरा अपना पर्सनल है कि जो योग के अंतर्गत जो क्रिया वो मल्टीविटामिन की तरह कार्य करती है। आप ये नहीं कर सकते, और दूसरा क्या है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये करिए, ये नहीं कर सकते तो ये करिए, ये नहीं कर सकते तो ये करिए। सारी कुछ ना सारी क्रिया एक मतलब आपको बेनिफिट करेगी ही करेगी। यस मैम। जो कपालभाति नहीं कर सकता वो ये कर सकता, ये नहीं कर सकता कपालभाति कर सकता है। तो कई सबका जो संबंध जहाँ नाभि का है, पेट का है, तो उससे संबंधित जो रोग दोष होंगे वो दूर होंगे। ये चीज उन्होंने बता रखी। तो इतनी बात यहाँ तक समझ आया? यस मैम। तो कहते हैं इस तरह से क्या होगा कि जो पेट में जो हमारा कब्ज होता है, और जो मतलब जो इंडाइजेशन प्रॉपर, मतलब डाइजेशन प्रॉपर ना हो तो बैक्टीरिया जो डेवलप हो जाते हैं, जो कीड़े पेट में हो जाते हैं, उन सब रोगों को दूर करने में ये फायदेमंद है, ये क्रिया जो होती है। क्लियर? अब आता है वारी सार। वारी का मतलब होता है जल, सार मने तत्व। तो वारी सार धोती यानी कि
जल तत्व के द्वारा धोती मने शुद्धि करना। अब जैसे आपने जो कहा था इसमें होता है कि जैसे आपने सबसे पहले जब ये करेंगे तो सुबह नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करना है। इसका दूसरा नाम संघ प्रक्षालन भी है, ठीक है, संघ प्रक्षालन भी इन्होंने बता रखा है। तो आपने क्या किया, एक बाल्टी पानी ले ली, उसमें नमक मिलाया। नमक इतना होना चाहिए कि नमकीन हो, बहुत तीखा ना हो, खारा ना हो, ठीक है। तो ये है, और उसको छान के ढक के ऐसी जगह रख दिया। और मलमूत्र का त्याग करके हमें ऐसी जगह करना है जहाँ नेचुरल वो हो, घुटन वाला माहौल ना हो, खुली जगह करना है, लेकिन यहाँ पे वॉशरूम बगल में हो। तो ठीक है, तो उस दिन कोई भी आसन क्रिया नहीं करनी है, बस मलमूत्र का त्याग किया, कोई नाश्ता नहीं, एक दिन पहले हल्का खाना खाना है। फिर हम सुबह उठे, मलमूत्र का त्याग किया, ढीले कपड़े पहन के मन शांत करके सब पानी वानी तैयार कर दिया। हमने 2 ग्लास पानी पिया बैठ के, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है ना, ताकि 2 ग्लास इतना पीना उल्टी ना आए, हमारा पेट में गया पानी। उसके बाद हमने 5 ऐसे आसन करने हैं। वो 5 आसन क्यों किए जाते हैं, ताकि पानी हमारे शरीर से आंतों में जाए, पेट से आंतों में जाए, आंतों से मल के रास्ते में पानी मल को अपने साथ बाहर लेके आए। क्लियर। तो ये चीज, अब नमक बहुत ज्यादा नहीं डालना है, और पानी बहुत बॉयल नहीं होना चाहिए, तो एकदम से क्या हो कि हमारे को पीने में तकलीफ हो, वार्म होना चाहिए, ठीक है, जो सरलता से पिया जाए। और नमकीन होते हैं, जैसे आंसू होते हैं ना, तो वैसा होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, नमक क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो नमकीन पानी होता है हमारे जो आंतें होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती और फ्लश आउट कर देती है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब ये है कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उनको कहते हैं सॉफ्ट का वो करना चाहिए, छान के रखना चाहिए, इसलिए रोज नहीं किया जाता नमक का पानी ना, जो आपने उस समय कहा था, ठीक है। महीने में एक बार कर सकते हैं, लघु में महीने में एक बार किया जा सकता है। वरना अगर आपका डाइट वगैरह सब सही है तो आप 6 महीने में, 4 महीने में कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा होता है वसंत ऋतु और शरद ऋतु, ठीक है। अब आपने इतना क्या, 2 ग्लास पानी पिया, तो 2 ग्लास पानी पीने के बाद सबसे पहले तो आपने क्या किया, ताड़ासन। तो ताड़ासन में क्या किया आपने, 10 सेंटीमीटर के पैरों खड़े हो गए, 10 सेंटीमीटर का आपने पैरों में गैप बना दिया। आपको पता है कि फिंगर लॉक करते, हथेली जमीन की तरफ करते, खींचते हुए आपको हथेली ऊपर ले जाना है, सबको ताड़ासन तो पता ही है, ठीक है। और एक टकटकी लगा के सामने देखना। क्यों किया जाता है, ताकि हमारी जो आंतें हैं, हमारा पेट एकदम खींचे और पानी क्या जाए सरलता से, क्योंकि सुबह सुबह पेट खाली होता है तो डाइजेस्टिव पानी एकदम डाइजेस्ट होकर कहाँ चला जाता है, आंतों में चला जाता है, ठीक है। फिर ये हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा त्रियक ताड़ासन, कम से कम 2 से लेके 2.5 फीट तक के अपने पैरों में गैप देंगे। ताड़ासन की तरफ पहले लेफ्ट टर्न करेंगे, फिर राइट टर्न करेंगे, है नहीं। तो लेफ्ट राइट में क्या होता है, जब हम लेफ्ट टर्न करते हैं तो लेफ्ट वाला ऑर्गन दबता है, आते दबते, राइट टर्न करते हैं तो लेफ्ट वाला खुल जाता है और राइट वाला दब जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो पानी आंतों में प्रवेश कर जाता है ना, तो आमने सामने की दीवारों में प्रेशर डालता है, आमने सामने की दीवारों में प्रेशर डालता है। तो जो दीवारों में, आंतों में जो चिपका हुआ मल होता है, जो गंदगी होती है, वो भी पानी में बहा के आ जाती है, ठीक है। फिर होता है हमारा त्रियक ताड़ासन भी हो गया। फिर हमारा होता है कटी चक्रासन। कटी का मतलब होता है कमर, चक्र का मतलब होता है घूमना। तो इसमें भी आपको इसकी टेक्निक पता है, आपने वही है 2 से 3 फीट का वो दिया, आपने हाथ पीछे रखा, कहीं कहीं देखो ऐसे भी लगा रखा है, लेकिन हमारी जो गायन संहिता में जैसे लेफ्ट हाथ पीछे है और हमने कमर को पीछे पकड़ कर राइट हाथ से हमने लेफ्ट कंधा पकड़ा, तो हमने क्या देखना है, पीछे की तरफ देखना है ना, ट्विस्ट करना है। तो कटी मैंने कमर, तो जो कमर में जो हमारे जो होती मांसपेशी होती है उसमें खिंचाव पड़ता है, वही कि नहीं। फिर राइट है तो यहाँ खिंचाव पड़ता है, तो वही चीज है। तो वहां से भी क्या होता है, प्रेशर पड़ता है पानी का, वो भी आगे आता है। फिर हमारा आता है त्रियक भुजंगासन। ये भी आपको पता है कि भुजंगासन कैसे करना है। उसके बाद उदराकर्षण। उदर का मतलब होता है पेट, आकर्षण मतलब खिंचाव। तो जब यहाँ पे पानी खींचता हुआ जो जाता है तो उसके बाद मोशन करने जाइए, ज्यादा देर नहीं बैठना। अगर आपको लगता है आ रहा है तो ठीक है, फिर मोशन आए तो ठीक, नहीं तो फिर वापस आए। फिर आपने 2 ग्लास पानी पिया, फिर यही आसन रिपीट किए, फिर आप गए, फिर वापस। तो करते 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 शुरू में हार्ड स्टूल आता है, धीरे 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 आते। एक समय ऐसा आता है कि 16 से 20 ग्लास, कई लोग 16 ग्लास में स्टॉप कर लेते हैं, कई लोग 20 ग्लास में स्टॉप करते हैं, ज्यादा नहीं। तो कहते हैं कि लास्ट में पानी एकदम साफ साफ से ही आने लगता है। पहले हार्ड स्टूल आया, फिर सेमी सॉलिड आया, फिर सेमी लिक्विड आया, और धीरे धीरे जब पानी क्या होता है, पैदा होता है, जो छिलके पानी के साथ आने लगते हैं, जो आंतों में, जो मैंने कहा ना, जो ट्विस्ट करते हैं, दाएं बाएं मुड़ते हैं, तो जो दीवारों में, आंतों में जो चिपके हुए रहते हैं,
उसमें से भी पानी अपने प्रेशर के साथ उस छिलकों को, अनाज के छिलकों को अपने साथ वॉश आउट कर जाता है। और जब 16 गिलास, 18 गिलास या 20 गिलास तक क्या होता है, जैसा पानी पिए वैसे साफ आता है तो रोक देते हैं, और 20 से ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें अब ये कर लिया, तो इसके बाद मेंशन तो नहीं है लेकिन फिर करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा पानी पिया तो वमन कर लेना चाहिए, कुंजल कर लेना चाहिए, ताकि पेट का जो पानी है वो सरलता से बाहर निकल जाए। और इसके बाद नेति क्रिया कर लेनी चाहिए। तो कहते हैं, तो एक तरह से इस शंख प्रक्षालन, जिसको वारिसार, जिसको हम शंख प्रक्षालन कहते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, हमारे सिर्फ एलिमेंट्री मतलब कहते हैं कि हमारे सिर की भी शुद्धि हो जाती है। जैसे जल नीति सूत्र नीति में क्या होता है, कपाल की शुद्धि होती है ना, तो ये हमारे मुख से लेके एनएस तक की तो शुद्धि करता ही करता है। शंख प्रक्षालन के बाद जो हम क्रिया करिए थे, हमने कुंजल भी किया, जो एक्सेस वाटर था वो हमने निकाल दिया। ठीक है, और जो जल नीति के द्वारा क्या था कि जो हमारे जो कपाल की जो शुद्धि थी, जो हमारे साइनस पोर्ट थे, उसमें से जो गंदगी थी हमने नेजल अपना जो पाथ था उसे क्लियर किया, साइनस पाथ को क्लियर किया, तो यहाँ तक की शुद्धि जाती है। तो कहते हैं इसके साथ अगर हम ये भी कर ले तो बहुत अच्छा है। शंख प्रक्षालन क्यों कहते हैं, जैसे शंख में जब हम पानी डालते हैं तो कैसे घूम के वापस आता है ना, तो उस तरह से हमारी आंतें बिल्कुल, हमारी जो छोटी आंत होती है 20-22 फुट लंबी होती है और कम जगह में रहती है। तो जब हम पानी पी के खींचतान करते हैं तो पानी प्रेशर के साथ जो हमने मूवमेंट किया था, जो योग आसन किए थे, लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, आगे जाना, पीछे जाना, ये क्या था, हमारी आंतों को खींचता है और पानी के प्रेशर के साथ गंदगी बाहर जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, यह शुद्धि क्रिया में काम आता है। तो कहते हैं, तो उसी तरह से हमारी जो आंतें होती है एक शंख की तरह घूमी भी रहती है। तो जो हम ये क्रिया करते हैं तो जैसे शंख की शुद्धि होती है, घूम के पानी वापस आता है बाहर, तो उस तरह से हमारा पानी भी पूरे आंतों की शुद्धि करता हुआ एनएस के थ्रू बाहर आता है और आंतों की गंदगी को दूर करता है। यहाँ तक समझ आया? यस तो मैम। नमक मैम आपने पांच बताए थे आसन, वो कौन से थे? अच्छा, वो आसन थे, सबसे पहले आप ताड़ासन लिखिए, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन। समझ आया? हाथ खड़े कर देना। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन हो गया, त्रियक भुजंगासन और उदराकर्षण। उदर का मतलब पेट, आकर्षण का मतलब खिंचाव। क्लियर? फिर सुन लीजिए, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन, उदराकर्षण। तभी तो इसे शंख प्रक्षालन कहा गया है। जैसे आंतें क्या होती है, कितनी बड़ी होती है लेकिन कम जगह में रहने से कॉम्पैक्ट होती है। तो जब हम ये सब करते हैं, इससे आंतों में खिंचाव उत्पन्न होता है, पानी घूमता हुआ छोटी आंत से बड़ी आंत से होता हुआ रेक्टम के थ्रू मल को बाहर लेके आ जाता है एनएस के द्वारा, एनएस से। ठीक है ना? क्लियर? मैम ये उदर आकर्षण क्या है, ये कौन सा आसन है? मैं अब इससे उदराकर्षण क्या होता है, जैसे पता नहीं कैसे, जैसे आप अब ऐसा दिख रहा है जैसे मैम कल विजय सर बता देंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ, क्योंकि इस समय मैं ज्यादा फोन इसलिए नहीं ला रही क्योंकि मैं इसमें टेक्निकली मैं थोड़ा वीक हूँ। पता चला हिल गया तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। मैं देखो मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, हमें ऐसे जैसे हम यूं बैठे दिख रहा है इस टाइप से, तो पता नहीं दिखे ना दिखे, मुझे भी बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे एडजस्ट करने में। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, विजय सर से पूछ लेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे उकड़ू सा बैठना होता है। ओके, अब ये कुछ मेरा प्रॉब्लम मैम वो मल आसन में बैठ के ट्विस्ट करना होता है, वैसे वाला ना, मतलब मल आसन में बैठ के ट्विस्ट जैसे हम करने वाला। ऐसे खड़े हुए हैं ना, देखो ऐसे खड़े हुए हैं तो हम यूं बैठ के, हाँ जी, घुटने के ऊपर पैर है यूं। हाँ जी। अगर मैंने राइट घुटना लेफ्ट पंजे के पास रखा तो देख कर रही हूँ मैं इधर। हाँ ट्विस्ट, ओके। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ मेरी किस्मत खराब होती है, जब जब ये वीडियो वाले काम होते हैं ना, तब तो मेरे घर में मेरा कोई साथ नहीं रहता, तो यहाँ मुझे बहुत घबराहट होती है। नो मैम कोई बात नहीं। तो इतना मोटा मोटा समझ आया? यस मैम।
इसीलिए All तो clear. Yes, ma'am. पुराने लोग बैठ के झाड़ू कैसे लगाते थे, हाँ जी। लगाते थे ना बैठ के। मैम उखड़ू बोलते हैं ना, उखड़ू बैठ के। वेरी गुड, हाँ सही कहा, उखड़ू बैठ के। यस यस यस, जैसे इंडियन टॉयलेट में जैसे हम जाते हैं तो उखड़ू बैठते हैं ना, लेकिन हमारा हाथ इसमें घुटने में होना चाहिए। तो ठीक है, यस अगर मैम, हम उखड़ू बैठ के। हाँ तो लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे तो लेफ्ट, जैसे राइट वाला घुटना लेफ्ट वाले पंजे के पास आएगा, और फिर अगर हम राइट वाले को लेफ्ट, फिर हमने अपना राइट वाला घुटना ऊपर उठाया तो लेफ्ट वाला घुटना राइट वाले पंजे के पास आएगा। तो ये चीज होता है। तो इससे कहता है पेट दबता है, और राइट लेफ्ट जाने से हमारी आंतें एक जगह खिंचती, एक जगह की दबती है, तो पानी का प्रेशर के साथ आगे आता है। तो तभी तो कहते हैं कि ये जो किया जाए तो संघ प्रक्षालन, तो इसीलिए कहा कि पानी प्रेशर के साथ पूरी आंतों में घूमता घूमता मल को अपने साथ बाहर ले आता है। अब यहाँ तक समझ आया? यस मैम, यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अपना तो मैं नहीं, देखिए अपना तो मैं डालती हूँ एफर्ट कि मैं जितना अच्छे ढंग से समझा सकूं, ठीक है नहीं मैम, आप बहुत अच्छा समझा रही हैं। जितने ही। अब बाकी थोड़ी बहुत जो कमी रहेगी, धन्यवाद आपका, वो हम अगले वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो इतनी बात समझ आई। तो क्यों संघ प्रक्षालन से कंपैरिजन किया हुआ है, जो आंतों में जो घुमाव होता है, पानी घूमता हुआ बाहर आ जाए प्रेशर के साथ, ठीक है ना। अब इसमें कहा कि 2 क्रिया भी करनी है तो वो भी शुद्धि होगी। आप कहते हैं इसके मैम बाद एक क्वेश्चन इसमें, जैसे आपने बता दिया इसमें 16 से 20 गिलास पानी पीना है वारिशार्ध होते हुए, मतलब संघ प्रक्षालन में, लेकिन अगर लघु करना हो तो उसमें कितने गिलास पानी पीना चाहिए? देखिए यहाँ लघु का क्या मतलब होता है। लघु का मतलब ये होता है कि कम ड्यूरेशन में। अगर हमने जी मैम, ये लंबे समय तक कब्ज चली आ रही, तो आप जैसे बसंत ऋतु और शरद ऋतु, कितने महीने का अंतर होता है? 6 महीने का अंतर होता है ना। जी मैम, वो तो 6 मंथ में करना है संघ प्रक्षालन जो आपने बताया है, सुनो, हाँ वो लेकिन 6 जो महीने लघु में संघ करोगे ना, प्रक्षालन वही सुनो वही चीज है। 2 चीज होता है लघु, एक तो टाइम के द्वारा, जब टाइम लंबा होगा तो 16 से 20 गिलास होगा। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, ज्यादा आप हैवी खाना नहीं खाते, तो आपके 16 गिलास में पेट एकदम साफ, मतलब आंतें एकदम शुद्ध हो जाएंगी। क्लियर? जी मैम, मतलब मैम वो तो मुझे क्लियर है मैम, बस मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कुछ लघु लोगों का का ना कब्ज की समस्या होती है और कम होती है, तो वो सुनो, पेट को जैसे उनको साफ करने के लिए वीक में एक बार करें हर 2 लघु महीने में संघ प्रक्षालन। 2 महीने में करवा सकते हैं। और कब्ज का कारण क्या होता है कि आंतें क्रियाशील नहीं है, तो ऐसे अगर षटकर्मों में आएंगे तो नौली क्रिया करवा सकते हैं। अगर हम आसन जी में आएंगे मैम, तो ऐसे आसन करवाएंगे जिसमें हमारी आंतों की क्रियाशीलता बढ़े, ठीक है। तो वहां पे जी मैम, 2 महीने में करवाया जा सकता है, 1.5 महीने में करवाया जा सकता है, या महीने में एक बार करवाया जा सकता है, ठीक है। अब महीने में एक बार हाँ जी, कराएंगे तो ऐसे व्यक्तियों के लिए 8 से 12 ग्लास तक सफिशिएंट है। ओके लेकिन मैम, डाइट भी तो चेंज करनी है, सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना ना कि पूरे समय हमने बहुत हैवी खाना खाया और बस एक ही बार हम शुद्धि करेंगे। अगर हम देखो, हम गाड़ी भी अगर गैरेज में देते हैं तो हम एक बाकी समय उसकी केयर तो करते हैं कि ताकि हमारी गाड़ी कम से कम खराब हो। ओह जी मैम, ये तो वही है कि हमने शुद्धि तो की है, ठीक है, लेकिन हम हर 2 महीने में शुद्धि करना चाहते हैं, 1.5 महीने में शुद्धि करना चाहते हैं, तो लाइफ स्टाइल हमें कंट्रोल करनी चाहिए। बाई चांस इन केस अगर हमारे खाने में इरेगुलरिटी हो जाती है, तो देखो क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि हमें बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल हम बांध सकते हैं। अगर बाई चांस खाने में कुछ अशुद्धि हो जाती है, तो नेक्स्ट डे हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने कहा फास्टिंग में करना चाहिए, इंटेक ऑफ वाटर या लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी चाहिए। लेकिन जो हमने खा लिया गलती से, तो उसको भी शॉर्ट टर्म में हमने 4, 6, 8 गिलास अगर आप शाम को भी कर लेते हैं, 15 दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में कर लेते हैं, 1 से 2 महीने में अगर आप कर ले, तो आप फिर भी देखेंगे आपको काफी आराम मिलेगा। लेकिन जिनको कब्ज की शिकायत होती है, फिर मैं कहूंगी जैसे व्याघ्र क्रिया में कहा गया है कि जो अनवांटेड फूड है, अनडाइजेस्ट फूड है, उसे निकालना है। लेकिन इसका चक्कर ये नहीं कि आप रोज एक्स्ट्रा खा लें फिर निकालते रहे, तो दोष करेगा। तो यहाँ भी इसमें रूल लागू होते हैं। आप 3 महीने में 2 महीने में लघु कर सकते हैं, लेकिन डाइट को भी एक प्लान करना है। आप इसी भरोसे नहीं बैठे कि जी मैम, हमारी तो शुद्धि हो ही रही है, तो हमें तो जो मर्जी खाना है खा ले। ओके मैम, तो ये भी है। आपका जैसे आप 2 महीने में कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या करा, आपसे 8 से 10 ग्लास में आप पेट एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है मैम, ठीक है ना। मैम और बस ओके हाँ टीना, मतलब समझ आया? यस मैम, मैं मैम, कर चुकी हूँ ये जो पूरा संघ प्रक्षालन है, ये मैंने किया था एक बार, और अच्छा ये अच्छा, काफी इफेक्टिव है।
तो बिल्कुल इसीलिए है। मैंने मतलब ये जो लघु संप्रसारण है, जैसे कि जैसे कभी-कभी प्रॉब्लम्स होती है, तो लघु संप्रसारण करने के लिए किसी को बताना हो, तो मैं यही पूछ रही थी कि कितना ग्लास पानी मैक्सिमम पीना चाहिए इसमें? देखिए, आप तब तक नहीं बताएंगे जब तक आप उसको अंडर ऑब्जर्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्या आई नो होता मैम। है नहीं? ये तो आपको पता है, तो आपको पता भी होना चाहिए जी। उसकी डाइट कैसी थी, पहले डाइट चेंज करिए, फिर एकदम से हाँ उसको मैम। वो पता भी तो होना चाहिए वो कितना पानी डाइजेस्ट कर सकता है। अगर नहीं कर पाए तो आप मैम ये नेक्स्ट बॉडी टू बॉडी पर पर्सन हाँ, इसको हाँ, देखना पड़ेगा कि किसकी बॉडी को कितना पानी चाहिए, इससे भी तो फर्क मैंने कहा पड़ता आप होगा ना? मैंने अभी क्या कहा? तभी तो मैंने कहा जैसे 16 से 20 गिलास, कोई किसी का 16 ग्लास में सही हो जाता है, किसी का 18 ग्लास में सही हो जाता है, किसी का 20 ग्लास में। 20 ग्लास में उसका होगा जिसका खाने में वो नहीं होगा, 20 ग्लास उसको लगेंगे जिसका खाना सिस्टमेटिक नहीं होगा, वरना 16 ग्लास में भी ओके। कई लोगों का खाना एकदम सिस्टमेटिक होगा, थोड़ा बहुत ही होगा अनसिस्टमेटिक, उनका 16 ग्लास में भी साफ हो जाएगा। या जैसे आप डेली सुबह शाम जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, इसके साथ साथ वो क्या कर सकते हैं, प्रातः काल सायकाल गुनगुना पानी पी के 2-3 ग्लास, जैसे 1 ग्लास पानी पिया, पानी 2-3 ग्लास पिया, फिर एकदम ताड़ासन टाइप का किया, उससे भी पेट साफ हो जाएगा। सुबह शाम तो कर जी मैम। सकते हैं ना। मैम बट ये ना वो मैंने सादा देखा वो है। सादा पानी है, वो सादा पानी है। हाँ। मैंने कहा कब्ज ना हो इसके लिए हम डेली ये कर सकते हैं, सुबह मैम प्रातः मैं काल डेली करती हूँ ये सिंपल पानी पी के, मतलब नमक का पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन रोज सुबह नमक 2 वाला गिलास पेट नहीं पी गुनगुना पानी पी के वो हाँ, आसन करती हूँ, तब जाके मेरा पेट क्लीन होता है। हाँ, तो वही चीज मैं कह रही हूँ ना, तो सब वही है। तो सादा पानी पियो, ताड़ासन कर लो, उसमें पेट साफ हो जाता है। इसमें तो पूरा आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, मना कुछ नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा कि आप ओवर ईटिंग करें, आप सोच रहे हो हम सकम प्रक्षालन जब करेंगे तब तो पेट साफ ही हो जाएगा, क्योंकि तब तक क्या होगा, शरीर में टॉक्सिन्स भी तो डेवलप हो रहे हैं, हम्म। टॉक्सिन्स भी तो डेवलप हो रहे हैं, और वो टॉक्सिन्स क्या करेंगे, जी। आपके पूरे सिस्टम में फैलेंगे ब्लड के थ्रू, फिर आप क्या करोगे? तो डेली तो मॉर्निंग और इवनिंग करना ही करना है। जो ये है कि इन केस लंबे समय तक आप, वो कहते हैं कि योगी को भी 6 महीने में एक बार कर लेना चाहिए, इस टाइप से जिसका सात्विक भी खाना है, जो घर का भी खाना खाता है, उसको भी 6 महीने में एक बार कर लेना चाहिए, शरद और बसंत ऋतु में, वरना 3 महीने में कर लीजिए। जैसे आपने कहा लघु, जब 3 महीने में करोगे तो पानी की मात्रा क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी, है नहीं? तो वो ये 8 से 12 गिलास तक में निपट मतलब कंप्लीट हो जाएगा, निपटने का मतलब संग प्रक्षालन की क्रिया मैम तो कंप्लीट। डेली डेली मॉर्निंग और शाम को किया तो कितना गिलास पानी लेना चाहिए फिर? उल्टा काम होता है, तो सुबह सुबह आपने 2 ग्लास सादा पानी पिया ना, गुनगुना बैठ के पिया, फिर आप ताड़ासन हाँ करोगे तो उससे हाँ पेट मैम। साफ, अगर आपको लगता है पेट साफ नहीं हो रहा, फिर बैठ के 1 ग्लास गुनगुना पानी पियो, फिर धीरे धीरे दूसरा ग्लास पियो, उल्टी जैसा नहीं होना चाहिए, आराम से डाइजेस्ट करो, क्योंकि सुबह सुबह पेट एकदम खाली होता है, जैसे आप पानी पी के ताड़ासन करते हो एकदम डाइजेस्ट होता है और मल को बाहर निकाल देता है, पानी डाइजेस्ट होता है ना, आंतों में जाएगा ठीक है और मल को गीला करके सरलता से बाहर ले आता है। ये सब व्यक्तियों को करना चाहिए ठीक डेली, है प्रातः काल सुबह उठने के बाद पानी वानी का, ठीक है ना, और शाम को संध्या से पहले, जो खाना आपका डाइजेस्ट हो जाए 3-4 घंटे बाद, ठीक है? तो ये चीज ठीक ध्यान है मैम। रखिएगा, ठीक है? तो इतना अपना ये रखना है, तो बाकी मैडम 6 इसको महीने ये वारिसारा इसको हम विरेचन कह सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, विरेचन अलग है, विरेचन में तो आपका स्नेह पान होता है। 2 सेकंड, विरेचन में आपका स्नेह पान होता है विरेचन, वो ठीक है। आयुर्वेद के हिसाब से है, वो पित्त दोष के लिए है। देखिए, आज इसको मैं यही स्टॉप करती हूँ, क्योंकि इसमें अभी क्या क्या हमें रूल फॉलो करने हैं आगे, क्योंकि 45 मिनट तक हमें क्या होता है, रेस्ट करना है, रेस्ट करना है, सोना नहीं है, नींद नहीं लेनी है, हमें आराम करना है, आराम और नींद में अंतर है, हमें आराम करना है। ठंड लगती है तो रजाई ओढ़ लेनी है, धूप में नहीं जाना है, क्योंकि हमें ठंड क्यों लगती है, हम जब गर्म पानी पीते हैं तो हमारा बॉडी कभी कभी हमें ठंड लगने लगती है, ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर गर्म हो जाता है, क्योंकि हम गर्म पानी पीते हैं तो हमें लगता है बुखार आ रहा है, तो बुखार नहीं आता, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें ठंड लगती है तो रजाई ओढ़ लेने, लेकिन धूप में नहीं जाना है। और 45 मिनट बाद हमें क्या करना है, हमें खिचड़ी खानी है, मूंग की खिचड़ी खानी है, पर उसमें कोई मसाला नहीं होना चाहिए, उसमें घी अच्छे ढंग से पका हुआ होना चाहिए और पेट भर के खानी है। अब आप कहोगे घी क्यों खाना है, पका हुआ घी ऊपर से नहीं डालना है, जैसे खिचड़ी बनाते हैं पानी डालते हो वैसे घी डाल के उसे खूब पकाना है, और बिना मिर्च मसाले की, मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए,
सिर्फ हल्दी नाम की और नाम का नमक, नाम का, बिल्कुल बहुत कम। तो ऐसा खिचड़ी खानी है घी वाली, और खूब गले पेट भर के खानी है। अब कहते हैं घी क्यों खाना है, क्योंकि हम जब पानी ज्यादा पीते हैं ना, गर्म पानी 16 से 18-20 ग्लास पीते हैं, तो जो आंतों में जो श्लेष्मा होता है, चिकनापन होता है, वो भी साफ हो जाता है। तो जब हम ये चीज खाते हैं तो ये चिकनापन वापस हमारे आंतों में लग जाता है, लाइनिंग का काम करता है, जो घी होता है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। तो और खाने के बाद भी सोना नहीं है, जगह रहना है, लेकिन हैवी काम नहीं करना है, ये नहीं कि करा और तुरंत घूमने निकल के, नहीं, एक ही जगह पे रहना है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बता रखी है। क्लियर? आज के लिए इतना, बाकी क्योंकि लंबा समय हो गया, और जो भी क्वेरीज है वो नोट कर लीजिए, वो अगले सेशन में हम कर लेंगे। मैडम जी, हाँ जी, कर लीजिए। मैडम जी, जो आपने ये पढ़ाया, माना इसका वीडियो तो आता है, इसके अलावा माना अगर किसी से वीडियो मिस हो गया तो वो पढ़ेगा कहाँ से दोबारा, रीड कहाँ से करेगा? ये तो मैं कुछ नहीं बता सकती, वीडियो मिस हो गया कैसे, मतलब? जैसे हेलो, ये 24 घंटे के लिए वीडियो ऑन रहता है, तो उसके बाद कैसे रीड करेगा? देखिए जो पढ़ाया जाए उसके नोट्स बना लीजिए। अब इससे ये तो आप व्हाट्सएप पे या कांदू जी उनसे बात कर लीजिए। जी, क्योंकि थोड़ा सा देखिए, थ्योरी भी मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं, तो ये अगर रिटर्न में होता है, जैसे पेज मतलब अपलोड होते हैं इसमें, तो उसको हम रीड कर सकते हैं। अब हम जैसे ऑफिस में बैठे हैं माना, कभी तो ये क्लासें हाँ, अटेंड नहीं कर पाते किसी टाइम, तो वो दिक्कत होती तो है मैम। ठीक है, मैं अगर ऐसी बात है तो मैं जो बुक होगी, अब मैं यही कह सकती हूँ कि बुक का प्रिंट आउट निकाल के मतलब वो करते दे सकती हूँ। जी मैम, ये चल जाएगा? एक्चुअली ये जरूरी था मैम, क्योंकि हम इस चीज को किसी भी टाइम फिर पढ़ सकते थे ना, अदरवाइज ये वीडियो रोज जैसे कभी ज्यादातर टाइम मिस हो जाते हैं। ओके, देखिए एक अरे चीज मैं एक चीज शरद जी, बताऊँ। शरद जी, ये वीडियो ना 24 घंटे मैंने बोला है, लेकिन कोई भी वीडियो 48 घंटे से ज्यादा चला हुआ देखो आप। उसके बाद आपने मुझे कितनी रिक्वेस्ट भेजी कि उस तारीख को आप नहीं थे। सर हो सकता है सर एक आध बार मैं मिस कर गया हूँ, लेकिन क्लासें अटेंड आप कर एक रहा आध बार हूँ। रिक्वेस्ट भेजो, रिक्वेस्ट, जी जी जी। ठीक है ना। देखिए सर, तो आपकी मैं ये समस्या है नहीं, वास्तव में आप एक्सप्रेस हो रहे हो, क्योंकि जी आपने एक बार भी रिक्वेस्ट भेजी नहीं है, जबकि आपकी मेरे से सीधी बात हो रही है। नहीं सर, मैं इसलिए नहीं भेज पा रहा था कि मैंने कहा जो आप बता रहे हैं इसमें कि आपने आप बताइए 24 घंटे से ज्यादा वीडियो है या नहीं है? न होगी सर, होगी फिर बिल्कुल होगी। 48 घंटे बाद तक स्टूडेंट अगर 1 घंटे का टाइम नहीं दे पा रहा है, तो वो उसके बारे में सोचेगा ना। सर वो तो सही है सर, पर फिर भी एक बार पढ़ने के लिए हमें कोई मतलब ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें हाँ, वो पढ़? सब मिले हो। हाँ, पहले बात तो वीडियो वाले सॉल्यूशन आपको मिल गया। जी सर। सेकंड, आपको पढ़ने के लिए उचित समय पे दे दिया जाएगा। हाँ सर, वही चाह रहे थे सर, हमने सर पढ़ना जरूरी है ना सर, किसी बिना। किसी को भी पर्सनली कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है एजुकेशन के रूप में। जी सर। वो हमारे टीचर ऑलरेडी पूरा प्लान कर चुके हैं। अभी सब आपके सामने आया नहीं है, लेकिन पूरा प्रोजेक्शन तैयार है आपके लिए, हर स्टूडेंट जी के लिए। जी सर, वो ठीक है ना। आपके एजुकेशन के लिए आपको कोई भी एक भी पॉइंट आपके लिए कमी नहीं होगी, हम एक्स्ट्रा दे के चलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद सर। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, इस कोर्स के लिए भी नहीं, इसके आगे भी जरूरत पड़ेगी तो भी हेल्प करें। जी सर, जी सर, धन्यवाद, धन्यवाद ठीक है? सर। जी सर। तो आज के लिए इतना बहुत है। अब जो भी, हाँ, देखो जो भी जी मैम, थैंक यू मैम। प्रॉब्लम होगी नोट कर लीजिएगा, और अगली क्लास में कर लेंगे। और सर आपने जो भी अभी बोला था वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है ना। एंड जो रिटर्न का होगा वो देखा, बात करके कर देंगे आप। हमारी तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं मैम, ठीक है, नहीं, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट एक और है, हाँ जी रिक्वेस्ट मैम। और है, जब भी आप लोग टीचर से, किसी गुरु से आप कुछ क्वेश्चन करते हो, कम से कम उस वक्त के लिए आप अपना फेस तो जरूर दिखा दो। हाँ, नहीं सर। ये मतलब ये आपकी तरफ से सब लोगों को मैं खुद फील करता हूँ। इस वक्त मेरा भी वीडियो ऑफ है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि ये क्वेश्चन है। ये एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि कम से कम जब आप क्वेश्चन करते हो उस। जी सर, जी अच्छा, हाँ सही कह रहे ठीक है, फिर क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम। थैंक यू मैम।